नमस्कार दोस्तों, झाजी स्टडी आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले जो हमने बहुव्रीहि समास के भेद देखे थे और हमने बताया था कि आगे हम उसके संबंध में और भी कुछ विशेष बातें हैं उसके बारे में जानेंगे कि बहुव्रीहि में और क्या क्या प्रयोग हो सकता है। तो बहुव्रीहि के संबंध में विशेष बातें, बहुव्रीहि के संबंध में 10 विशेष बातें बताए गए हैं। कितने? 10 विशेष बातें बताए गए हैं, जिसमें पहला है तेन सहेति तुल्य योगे वोत्सर्जनः। तेन सहेति तुल्य योगे वोत्सर्जनस्य, वोत्सर्जनस्य। अब इसका मतलब बहुव्रीहि समास में सह के साथ, सह मतलब क्या होता है? साथ, या एक सह मतलब होता है अपना। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में सह के साथ समास होने पर, अगर सह के साथ समास होता है तो विकल्प से उस सह का सह ही रह जाता है, सह हो जाता है। अब जैसे पुत्रेण सह वर्तमान, पुत्रेण सह वर्तमान क्या हो जाएगा? सुपुत्रः। क्या हो जाएगा? सुपुत्रः। अर्थात मेरा अपना पुत्र या सहपुत्रः, सहपुत्र। अगर आपके ऑप्शन में दोनों रहता है, सुपुत्र और सहपुत्र, तब आप कंफ्यूज कीजिएगा कि इस दोनों में से कौन सा मारे। तो आप दोनों में से कोई भी मार के आ जाइएगा, किसी में भी टिक लगा दीजिएगा, आंसर आपका सही ही आएगा। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास के साथ, बहुव्रीहि में सह के साथ अगर समास होता है तो आगे विकल्प से भी अगर समस्त पद बनता है तो विकल्प से भी समस्त पद में सह ही रहता है, सह ही हो जाता है। ठीक है, जैसे पुत्रेण सह वर्तमान, सुपुत्र या सहपुत्र। ठीक है, इसका दूसरा है नित्यमासीच प्रजा मेधयो, नित्यमासीच प्रजा मेधयो। अब इसका मतलब होता है नक, दु और सु के साथ, ये सब क्या है? प्रत्यय के साथ नक, दु और सु उपसर्ग है। इसके साथ प्रजा और मेधा का समास रहता है, प्रजा और मेधा का समास रहता है, तो असीच प्रत्यय लगता है इसमें। कौन सा? असीच प्रत्यय लगता है पद के अंत में। असीच प्रत्यय का मतलब पद के अंत में अस लग जाता है। क्या लग जाता है? पद के अंत में अस लग जाता है, पद के अंत में अस लग जाता है, और उसको बेधस के समान के रूप में चलाया जाता है। वह जो है किसके समान के रूप में चलेगा? बेधस के समान के रूप में चलेगा। किसके? बेधस, बेधस के समान के रूप में चलेगा, क्योंकि पद के अंत में अस का प्रयोग किया जाता है। असीच प्रत्यय में पद के अंत में अस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, नास्ति प्रजा यशसः, अर्थात अप्रजा, अप्रजा। ठीक है, दु मतलब होता है दुष्ट, ध्यान रखिएगा, यहां दिया हुआ दु मेधा यशसः अर्थात दुर्मेधा। दु मतलब होता है दुष्ट, अर्थात दुष्ट आचरण वाला, दुष्ट विचार वाला। ठीक है, इसलिए ये दुर्मेधा। और यहां पर नास्ति प्रजा यशसः अप्रजा, इसमें अस प्रत्यय लगाया गया है, असीच प्रत्यय जो पद के अंत में अस लगता है, और यह बेदस के समान काम करता है। ठीक है, और इसका तीसरा वेद है धर्मादनिच केवलास, धर्मादनिच केवलासु। अर्थात बहुव्रीहि समास में धर्म शब्द के उत्तर में, धर्म शब्द के उत्तर में अनीच प्रत्यय लग जाता है। कौन सा प्रत्यय? अनीच प्रत्यय, जो पद के अंत में क्या रहता है? अन रहता है। पद के अंत में उसको किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? अन के समान उसका प्रयोग किया जाता है। किसके समान? अन के समान उसका प्रयोग किया जाता है। और समस्त पद जब बनता है तो आत्मन के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? आत्मन के रूप में चलता है। जब दोनों पदों को मिलाकर एक समस्त पद बनाया जाता है तब वह किसके रूप में चलता है? आत्मन। और पहले कौन सा प्रत्यय लगाया था? अनीच प्रत्यय। अनीच का केवल अन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनीच का केवल कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया है? कौन सा शब्द? अन प्रयोग किया जाता है सिर्फ, और वह आत्मन के रूप में चलता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, सुष्ठु धर्मः यशसः, सुधर्मः, सुष्ठु धर्मः यशसः, सुधर्मा। अब सुधर्मा है, इसमें अन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय है। विदित धर्म है ये न सा, विदित धर्म, धर्म जहां भी धर्म ऐसा कोई शब्द रहता है, सुधर्मा ये सभी तो समझ लेंगे, उसमें अन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
कौन से प्रत्यय का? अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब उसके बाद है चौथा, आन महता समानाधिकरण जातीय। ठीक है, आन महता समानाधिकरण जातीय अर्थात कर्मधाराय अथवा बहुव्रीहि समास का जो पूर्व पद होता है उसके स्थान पर यदि हम महत शब्द लगा हुआ रहता है, कर्मधाराय अथवा बहुव्रीहि समास के पूर्व पद में उस पूर्व पद के स्थान पर महत शब्द अगर रहेगा, महत शब्द, तो उस महत शब्द के जगह पर सिर्फ हम क्या लिखेंगे? महा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? महा लिखेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, महत प्रत्यय का उपयोग किया गया, महान, इसमें अर्थ प्रत्यय लगाया गया है, महान राजा अर्थात महाराजा, क्योंकि यहाँ पर महत के जगह पर किसका प्रयोग किया गया? महा का प्रयोग किया गया। किसका? महा का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो चार विशेष बातों को हमने देखा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं है समझने में, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इसके बाद और आगे चलते हैं इसी पर। इसका पांचवा देखते हैं, पांचवा विशेष बात क्या बताया गया है। कहता है धनुषश्च, क्या है? धनुषश्च। अब ये धनुषश्च का मतलब क्या होता है? कहता है बहुव्रीहि समास के अंत में, बहुव्रीहि समास के अंत में, अब अंत का जब यहां पर कहता है तो उत्तर पद मानते हैं हम लोग। अंत का जब बात करेगा तब क्या मानेंगे? उत्तर पद मानेंगे। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास के अंत में यदि धनुष शब्द लगा रहता है, कौन सा? बहुव्रीहि समास के अंत में, बहुव्रीहि समास के अंत में यदि धनुष शब्द लगा रहता है, धनुष शब्द लगा रहता है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय हम जोड़ते हैं? आनंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आनंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो आनंग प्रत्यय हो जाने से, आनंग प्रत्यय किसका प्रयोग करते हैं? आनंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। हो जाने से उस धनुष का क्या बन जाता है? धनवा बन जाता है। हो जाने से धनवा बन जाता है, या हो जाता है, धनवा बन जाता है या हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुव्रीहि समास के अंत में अर्थात उत्तर पद में कहीं अगर धनुष शब्द का प्रयोग किया गया है, किसका? धनुष शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उसमें आनंग प्रत्यय जोड़कर उस धनुष को क्या बना देते हैं? धनवा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? धनवा। और आत्मन के समान के रूप में यह चलता है। किसके समान? ये आत्मन के रूप के समान चलता है। ये आत्मन के रूप के समान चलता है। किसके रूप के समान चलता है? आत्मन के रूप के समान। अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं। शोभनः धनुः यस्य सः, यस्य सः। अब देखिए क्या कहता है, बहुव्रीहि समास के अंत में यदि धनु शब्द, तो यहां देखिए धनु है, तो उसमें आनंग प्रत्यय जोड़ा जाता है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? आनंग प्रत्यय जोड़ा जाता है। कौन सा? आनंग प्रत्यय जोड़ा जाता है। और उसके बाद यह आत्मन के रूप में काम करेगा। यह क्या बन जाएगा? सुधन्वा। क्या बन जाएगा? सुधन्वा। क्योंकि यहां बता दिया गया जब आनंग प्रत्यय लगता है तो धनुष का क्या बन जाता है? धनवाह बन जाता है। क्या बन जाता है? धनवाह बन जाता है। ठीक है, ये था इसका पांचवा। अब देखते हैं हम लोग इसके छठे को। छठा नियम इसका क्या कहता है? छठा नियम इसका कहता है कि गंधेषु गंधस्य
दुपति सिरभ्य, ठीक है। गंधेस्य दुपति सुरभिभ्य, सुरभिभ्य, ठीक है। अब जिसका मतलब इसमें उत, सु, पति ये सभी उपसर्ग यदि लगा हुआ रहता है, उत, सु, ठीक है, दुपति, ऐसा कुछ अगर इसमें उपसर्ग लगा हुआ रहता है और सुरभि, और सुरभि, ठीक है, कौन सा, सुरभि, इसके बाद गंध शब्द रहता है, सुरभि के बाद यदि गंध शब्द का प्रयोग किया जाता है, गंध शब्द रहता है तो ई लग जाता है, तो ई लग जाता है, ई लग जाता है, क्या लग जाता है, ई लग जाता है, ठीक है। अब उदाहरण के एक बार फिर से देख लीजिए, कहता है उत, सु, उति, और सुरभि के बाद यदि गंध शब्द रहता है, गंध शब्द रहता है तो समस्त पद जब बनेगा तो क्या लग जाएगा, हर्ष ई कार लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हर्ष ई कार, या जहां पर दीर्घ रहेगा वहां दीर्घ ही कार लग जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखते हैं हम, सुगंध यश सह, सु अर्थात शोभनम, गंध यस्य सह, क्या बन जाएगा ये, सुगंधी, सुगंध, यहां पर गंध तो है ही, लेकिन कहता है गंध शब्द रहता है तो समस्त पद जब बनेगा तो उसमें ई लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, सुगंधी, ठीक है, सुगंधी। और इसी में कहता है यदि गंध अपनी हो तो, गंध अपनी हो तो यह नियम लागू होता है, ठीक है। जैसे पुष्प का रहता है, फूल का गंध रहता है, जैसे हम लोग महक भी कहते हैं, गमक भी कहते हैं, उसका तब उसमें यह नियम लागू हो जाता है, ठीक है। अन्य किसी चीज की गंध हो, अन्य अगर किसी चीज की गंध हो तब यह नियम लागू नहीं होता है, यह नियम लागू नहीं होता है, ठीक है, यह नियम लागू नहीं किया जाता है, ठीक है। छठा हो गया। अब हम लोग चलते सातवें पे। सातवां क्या कहता है, ठीक है। सातवां आपका कहता है जाया यानिंग, कौन सा शब्द है, जाया यानिंग, जाया यानिंग, अर्थात बहुव्रीहि समास में जाया का जानी हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में जाया जो शब्द दिया गया है, जाया शब्द, जाया का जानी हो जाता है, क्या हो जाता है, जानी हो जाता है, ठीक है, जानी हो जाता है। अब उदाहरण के लिए देखते हैं, युवती, जाया, युवती जाया, यस्य सह, यस्य सह, यहां पर क्या कहता है, जाया का जानी हो जाता है, यहां पर जाया है, क्या हो जाएगा, युवजनी, क्या हो जाएगा, युवजनी, ठीक है, समझ में आ गया।
अगर बहुव्रीहि समास होता है जहां जाया शब्द रहता है तो उस जाया के जगह पर समस्त पद में जाया का क्या हो जाता है, जानी हो जाता है। क्या हो जाता है, जानी हो जाता है। ठीक है। अब जैसे सुंदरी जाया यश सह, सुंदर जनी, ठीक है, इसी प्रकार का रूप लेता है ये। अब हम लोग चलते हैं इसके 8वें नियम पर। 8वां नियम देखते हैं क्या कहता है। 8वां नियम कहता है नाभे संज्ञाम, नाभे संज्ञायाम, नाभे संज्ञायाम, नाभे संज्ञायाम। अर्थात संज्ञा अर्थ में, संज्ञा अर्थ में जहां संज्ञा रहता है तो उसके अर्थ में नाभि के बाद, नाभि के बाद अप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं इसको। संज्ञा अर्थ में नाभि के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, अप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका, अप प्रत्यय का प्रयोग होता है जिसमें नाभ बन जाता है। क्या बन जाता है, नाभि का नाभ बन जाता है, जिसमें नाभि का नाभ बन जाता है। नाभ बन जाता है। क्या बन जाता है, नाभ बन जाता है और गज के समान रूप चलता है। किसके समान, और गज के समान रूप चलता है। ठीक है। जब अब प्रत्यय लगेगा तो नाभि का नाभ बन जाएगा और वह गज के समान उसका रूप चलता है। किसके समान, गज के समान उसका रूप चलता है। जैसे अंतः लोभिनी यस्य सह, उदाहरण में देखते हैं हम। क्या कहता है, अंत पद्यम नाभो, नाभो यस्य सह, यस्य सह। ठीक है। तो अब इस नाभो का क्या हो जाएगा, सिंपल नाभ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, पद्य नाभ। क्या हो जाएगा, पद्य नाभ। ठीक है। संज्ञा अर्थ रहता है, संज्ञा, ये संज्ञा शब्द है। इसके बाद अगर नाभि का प्रयोग किया जाता है तो उसमें अप प्रत्यय लग जाता है। क्या लग जाता है, अप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है जिसमें नाभि जो रहता है, यह नाभि इसके जगह पर क्या बन जाता है, नाभ बन जाता है। क्या बन जाता है, नाभ। और यह गज के समान रूप चलता है, इसका गज के समान इसका रूप चलता है। ठीक है। उदाहरण के लिए पद्यम नाभो यशसः पद्यनाभ, पद्यनाभ। ठीक है। क्या हो गया, पद्यनाभ। अब इसका 9वां नियम देखते हैं क्या कहता है। 9वीं बातें इसकी क्या है, अंतर्बहिर्भ्याम, अंतर्बहिर्भ्याम च लोमनः, अंतर्बहिर्भ्याम, अंतर्बहिर्भ्याम च लोमनः। ठीक है। अंतर बहिर्भ्याम च लोमनः। अब इसमें कहता है अंतर और बाहिर, बाहिर मतलब बाहर, अंतर और बाहिर शब्द के साथ यदि लोमन, अंतर और बाहिर शब्द के साथ, अंतर और बाहिर शब्द के साथ लोमन, किसका, लोमन शब्द का प्रयोग किया जाता है। लोमन शब्द आता है तो अप हो जाता है। क्या हो जाता है, अप हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है, लोमन आता है, आता है तो अप हो जाता है। क्या हो जाता है,
अप हो जाता है और लोभ ऐसा रूप बन जाता है, और लोभन का लोभ रूप बन जाता है। ठीक है, रूप बन जाता है। उदाहरण के लिए अंतः लोमानी यशसः, अंतर लोमानी यशसः, अंतरलोमानी यशसः, जो क्या बनेगा आपका अंतरलोमा, क्योंकि यहां पर पहले ही कहा जाता है लोम बन जाता है। क्या बन जाता है? लोम, अंतरलोम, अंतरलोम क्या बन जाता है? अंतरलोम। ठीक है, और अब इसका एक अंतिम नियम, अंतिम बातें, बहुव्रीहि के समास, बहुव्रीहि समास का एक अंतिम बात है। कहता है बहुव्रीहि समास में यदि प्रथम पद ऐसा लगता है कि वह स्त्रीलिंग हो, ऐसा लगे हमें कि बहुव्रीहि समास में प्रथम पद स्त्रीलिंग हो जिसका पुल्लिंग रूप भी होता है, उस स्त्रीलिंग का पुल्लिंग रूप भी होता है, तो पुल्लिंग में रख देते हैं। अगर नहीं होगा तो नहीं रखेंगे, अगर होगा तो उसको पुल्लिंग में ही हम रख देते हैं। अब जैसे रूपवती भार्या यशसः, रूपवती भार्या यशसः, अब रूपवती यहां इसको स्त्रीलिंग किया गया है, यह जानते हैं, हम इसको पुल्लिंग में भी रख सकते हैं। रूपवत, रूपवती को रूपवत अर्थात पुल्लिंग में रख सकते हैं। किसमें? पुल्लिंग में रख सकते हैं। ठीक है, तो उसको जब हम पुल्लिंग में रखेंगे तो रूपवती भार्या यशसः क्या हो जाता है? रूपद भार्या। किसका रूप लेता है वह? रूपद भार्या। तो यह क्या कहता है कि बहुव्रीहि समास में यदि प्रथम पद बहुव्रीहि समास में यदि प्रथम पद स्त्रीलिंग हो और उसका पुल्लिंग बनता हो, पुल्लिंग बनता हो, तो उसे पुल्लिंग बना देते हैं। पुल्लिंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? उस स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में रख देते हैं। अब उदाहरण के लिए देखते हैं, रूपवती भार्या यस्य सह। अब रूपवती मतलब सुंदर, भार्या मतलब पत्नी, अर्थात सुंदर पत्नी, इसको हम पुल्लिंग में रखेंगे। रूपद भार्या, रूपद भार्या, भार्या स्त्रीलिंग ही है, लेकिन रूपद यहां पर जो होगा वह पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अंतिम नियम था कि जहां स्त्रीलिंग रहता है, अगर पता चलता है कि वो अगर पुल्लिंग में जा सकता है, उसको हम लोग पुल्लिंग में ही रख देते हैं, उसको स्त्रीलिंग ना बनाकर उसको पुल्लिंग में ही बना देते हैं। ठीक है, तो आज हमने बहुव्रीहि समास के साथ साथ पूरा समास भी खत्म कर दिया है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी समझ गए होंगे। अगर फिर भी इसमें कठिनाई आती है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम इसको बताएंगे फिर से। अगर जो सब समझ में नहीं आता है हम उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, हम आगे कुछ और नया टॉपिक लेकर आएंगे।